हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 67, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्री सेट इन जावा के बारे में। ट्री सेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हम ये सब कुछ कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख लिए हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ट्री सेट क्लास की बारी है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये इसका पहला पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं और इस डायग्राम में जितने ब्लू कलर से आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब क्लासेस के नाम है और ब्लैक कलर से जितने नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब इंटरफेसेस के नाम है। आज हमारा टॉपिक है ट्री सेट। तो जरा ट्री सेट को देखिए, ये एक क्लास है जो जावा के वर्जन 1.2 से इंट्रोड्यूस हुई है। ये जो ट्री सेट क्लास है इसने नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसका मतलब ट्री सेट ने नेविगेबल सेट के मेथड्स को तो इम्प्लीमेंट किया ही होगा, सॉर्टेड सेट, सेट और कलेक्शन के मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट किया होगा। हालांकि हम जानते हैं सेट में कोई भी मेथड नहीं है, पर ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी एंसेस्टर इंटरफेसेस हैं ये सब के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया होगा ट्री सेट में। तो क्या मैं ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं उसे कलेक्शन ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? यस, क्योंकि उसमें कलेक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या मैं उसे सेट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? यस, क्योंकि उसके अंदर सेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या मैं उसे एक सॉर्टेड सेट बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं उसे नेविगेबल सेट बोल सकता हूँ? यस। तो इसका मतलब जो ट्री सेट का ऑब्जेक्ट है उसमें इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होंगी या नहीं। आपको मैं याद दिला दूं कि लिस्ट इंटरफेस का ये कैरेक्टरिस्टिक था कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होंगी, जबकि सेट इंटरफेस का कैरेक्टरिस्टिक है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी। इसीलिए लिस्ट को इंप्लीमेंट करने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सब में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है। यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये रखेंगे लेकिन वो एलिमेंट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है। जो एक एलिमेंट एक बार इंसर्ट हो चुका है वो दोबारा भी इंसर्ट हो सकता है। लेकिन सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो हैश सेट हो, लिंक्ड हैश सेट हो या ट्री सेट हो, इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। राइट। अच्छा, अगला कैरेक्टरिस्टिक हम समझते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है या नहीं। तो आपको याद दिलाऊं कि लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, यानी जिस ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं वो इंफॉर्मेशन भी रखी जा रही है, उनका पोजीशन नंबर भी प्रिजर्व करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। इसलिए हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। लेकिन कोई ना कोई लॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का ट्री सेट के अंदर। आप ध्यान दें, क्या मैं हैश सेट को, हैश सेट का ऑब्जेक्ट या लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट है, उसमें सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? यस होंगे। ट्री सेट में भी सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हाँ। लेकिन क्या हैश सेट में सॉर्टेड सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हैश सेट ने सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट नहीं किया है और इसी वजह से लिंक्ड हैश सेट में भी सॉर्टेड सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। अब सॉर्टेड सेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कोई एक लॉजिकल ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। जैसे कि ट्री सेट है, इसने सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में मैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज रखा। अब सोचिए ज़रा, कई सारे एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ट्री सेट के एक ऑब्जेक्ट में मैंने कई सारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन होगी? एम्प्लॉय का आईडी, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो एलिमेंट्स अरेंज्ड हो, यानी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन में उनकी सैलरी के ऑर्डर में अरेंज्ड हो, सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। यस, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हो। या मैं बोल सकता हूँ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे
वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। तो मैं किसी पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में एलिमेंट्स को कलेक्शन के अंदर अरेंज कर सकता हूँ, ऐसा ट्री सेट में प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्री सेट ने सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, होमोजीनियस एलिमेंट्स और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिर्फ एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, यानी किसी भी कलेक्शन में एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, तो मतलब होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। और अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ तो वो हेट्रोजीनियस कलेक्शन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में केवल दो क्लासेस हैं, एक ट्री सेट और एक ट्री मैप, जो आगे देखेंगे। ट्री सेट और ट्री मैप ही दो ऐसी क्लास हैं जिसमें केवल होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स ही अलाउड है, यानी एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। मान लीजिए आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बना रहे हैं, यानी उसमें आपने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट रखा, E1, फिर E2, फिर E3, राइट। तो ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स का टाइप क्या है, एम्प्लॉय। दैट इज ओके। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, मैं एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ उस कलेक्शन में, एक कस्टमर टाइप का रखना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट टाइप का रखना चाहता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे जा सकते, सिर्फ एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना जरूरी है। तो बाकी किसी भी क्लास में, ट्री सेट और ट्री मैप के अलावा बाकी सभी क्लासेस में आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन बना सकते हैं, पर ट्री सेट में ऐसा नहीं कर सकते। ओके, एक और कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात करें, नल वैल्यू का इंसर्शन पॉसिबल है या नहीं। ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। ट्री सेट के अंदर नल वैल्यू पॉसिबल है यदि ट्री सेट का ऑब्जेक्ट अभी एम्प्टी है, यानी अभी कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं रखा है, तो आप नल वैल्यू उसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में अगर कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, यानी वो नॉन एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसके अंदर आप नल वैल्यू नहीं रख सकते हैं। यानी आपको समझ में आ रहा है कि एक एम्प्टी ट्री सेट है उसमें नल रख सकते हो, लेकिन जो नॉन एम्प्टी ट्री सेट है उसमें नल वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, इसको अभी एग्जांपल के थ्रू भी अपन समझेंगे। अभी जो कुछ हमने बात करी, आप उसको नोट करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। तो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है, और अगर आप कोशिश करते हैं दूसरे टाइप की एलिमेंट को भी रखने की, तो फिर एक एक्सेप्शन आती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो मुझे ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ट्री सेट का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए ट्री सेट के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है। तो आइए पहले अपन कंस्ट्रक्टर्स देखते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये रहे ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर्स। टोटल मिला के 4 कंस्ट्रक्टर ट्री सेट क्लास में है। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, यानी ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल स्टाइल, कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं किया कंस्ट्रक्टर में। ऐसा जब करते हैं तो सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होती है। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि ट्री सेट ने सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट किया है। तो ट्री सेट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो कोई एक लॉजिकल ऑर्डर में स्टोर होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज हैं E1, E2, E3। ठीक है, अब मैं इनको ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया T, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एम्प्लॉय E1 को। तो सबसे पहला एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया है ट्री सेट में वो है E1। दूसरा एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया है, दैट इज E2। तीसरा एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया है, दैट इज E3। चौथा एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया है, दैट इज E4। अच्छा, ये सब एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा सपोज कर लीजिए। अब ये जो इंसर्शन ऑर्डर है वो तो है E1, E2, E3, E4, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर ट्री सेट में प्रिजर्व नहीं होता।
होता है। ठीक है, ये अपने को मालूम है कि इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ कोई इंडेक्स का मैकेनिज्म नहीं होता। तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? तो यहाँ पे फॉलो होगा सॉर्टिंग का ऑर्डर। यदि आपने मेंशन किया है कि सॉर्टिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के आईडी के आधार पे, मान लीजिए इसका आईडी है, आईडी कोई इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय 1 का आईडी है 5, एम्प्लॉय 2 का आईडी है 3, एम्प्लॉय 3 का आईडी है सपोज करिए 10, एम्प्लॉय E4 का आईडी सपोज कर लीजिए है 2। तो अब ऐसे में हमने कहा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, बहुत सारी, पर उसके आईडी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखना है। तो अगर मैं टी जो कि हमारा ट्री सेट का ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर देखूं तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, लेकिन किस सीक्वेंस में होंगे? तो सबसे पहले होगा E4, क्यों? E4 का आईडी है 2, फिर होगा E2, फिर होगा E1, फिर होगा E3। यानी इंसर्शन ऑर्डर भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि ये किसी एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे का मतलब हम डिसाइड करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हो, एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से हो, एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से हो, या कोई और पैरामीटर के हिसाब से हो, ये हमको डिसाइड करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमको डिसाइड करना है। अच्छा, कैसे करेंगे डिसाइड, ये अपन आगे सीखेंगे, प्रोग्राम बना के सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक बात समझ में आई कि इसके अंदर कोई लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ओके, अच्छा, कई बार क्या होता है, ये लॉजिकल ऑर्डर क्या है? ये कस्टम ऑर्डर है, यानी हमने डिसाइड किया है कि सॉर्टिंग का बेसिस क्या होगा। सॉर्टिंग का बेसिस होगा एम्प्लॉय आईडी की वैल्यूज, राइट? तो 2 चीजें होती हैं। सॉर्टिंग जब की जाती है तो या तो वो होती है कस्टम सॉर्टिंग जो अभी अपन ने एग्जांपल देखा, या फिर होती है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। मतलब अब जैसे एम्प्लॉय के केस में ये बात समझ में नहीं आएगी, जैसे कि हम नंबर्स रखते हैं, इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, तो मैंने ऐड की वैल्यूज सपोज करिए, मैंने सबसे पहले वैल्यू ऐड करी सपोज करिए 10, फिर ऐड करी 5, फिर ऐड करी 2, फिर ऐड करी 3। अब ये क्या है? ये इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन जब कलेक्शन में स्टोर होगी, ये टी के पास स्टोर होगी, तो सबसे पहले स्टोर होगी 2, फिर स्टोर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 10। मतलब समझ में आया आपको? ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, बाय डिफॉल्ट। तो ये भी हम आगे समझेंगे कि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग क्या होती है और कस्टम नेचुरल सॉर्टिंग क्या होती है। लेकिन सॉर्टिंग 2 प्रकार की होती है। कस्टम सॉर्टिंग में हमको ये फ्रीडम होता है कि हम तय करें कि सॉर्टिंग का लॉजिक क्या होगा, और डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में हम ये डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये पहले से तय होता है कि किस ऑर्डर में वो अरेंज्ड होंगे। ठीक है ना? तो ये 2 तरीके से सॉर्टिंग होती है। अब बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर देख रहे थे, तो जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, उसमें बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग ही फॉलो होती है। यानी कि जब हम ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी वक्त ये तय कर देते हैं कि इसमें हम नेचुरल ऑर्डर फॉलो करेंगे सॉर्टिंग का, या कस्टम ऑर्डर फॉलो करेंगे सॉर्टिंग का। ठीक है ना? अगर हमने ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंपैरेटर ऑब्जेक्ट पास किया है, तो इसका मतलब हम कस्टम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है? अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करा है, इसका मतलब हम नेचुरल ऑर्डरिंग या नेचुरल डिफॉल्ट सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ओके, ट्री सेट में हम कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। इसमें भी सॉर्टिंग डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ही फॉलो होगी। अगर मैं ट्री सेट में कोई सॉर्टेड सेट का ऑब्जेक्ट पास करता हूं, यानी उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूं जिसने
सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट किया हो, जैसे कि ट्री सेट का कोई ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो फिर जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ उसमें जो सॉर्टिंग का लॉजिक होगा वही लॉजिक मेरे ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला और चौथा वाला कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं इसमें कस्टम सॉर्टिंग हो सकती है, और पहला और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें नेचुरल सॉर्टिंग होगी। हालांकि चौथे केस में भी नेचुरल सॉर्टिंग हो सकती है यदि जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसमें भी नेचुरल सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है ना। अब हमें चार तरह के कंस्ट्रक्टर्स पता है, अब हम एक एग्जांपल बना सकते हैं, और मैं पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ जिसमें ट्री सेट का पहला वाला कंस्ट्रक्टर यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास, एक नया एग्जांपल बना रहे हैं, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका कुछ नाम रख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, .java, ठीक है, ओके। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ Notepad++ में, ओके। अब इसके अंदर कोडिंग करते हैं, तो क्लास एग्जाम्पल और इसके अंदर मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग args, ठीक, ओके। ये मेन फंक्शन की बॉडी। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स से टी न्यू ट्री सेट। आप नोटिस करिए मैंने यहाँ पे पहला वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है ना। अभी फिलहाल क्या है, ट्री सेट में कोई वैल्यू रखी नहीं है, यानी ये एम्प्टी है। अच्छा, अगर ये एम्प्टी है तो क्या मैं इसमें नल वैल्यू रख सकता हूँ? नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको याद है? चलिए उस कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझा देता हूँ। क्या मैं इसमें नल वैल्यू रख सकता हूँ? अभी ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना है पर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मैंने नहीं रखा है, तो अभी अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ नल वैल्यू तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं system.out.println और टी कर देता हूँ, तो क्या होता है, ट्री सेट के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसको हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसको कंपाइल करने के लिए लिखना होगा javac example.java, ठीक है। ओके, इसमें कुछ एरर्स आ रही हैं। सबसे पहले तो ट्री सेट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट इज ट्री सेट, ये उसको फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा है? क्योंकि हमने अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा import java.util.star, ठीक है। अब इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो चुका है, अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने रन किया। ओके, एक एक्सेप्शन आ रही है। क्या एक्सेप्शन आ रही है? देखिए। ओके, तो ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है जबकि ये आनी नहीं चाहिए थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि यदि हमने ऑब्जेक्ट बनाया ट्री सेट का और वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा है, तो हम उसमें नल वैल्यू रख सकते हैं, और अगर नल वैल्यू रखेंगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। लेकिन हम इसमें नल वैल्यू रख रहे हैं तो एक्सेप्शन आ रही है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हमने पढ़ा था कि अगर ट्री सेट ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब नॉन एम्प्टी है, उसके बाद उसमें आप नल वैल्यू रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल t.add, हमने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब इसके अंदर नल नहीं रख सकते क्योंकि अब एक्सेप्शन आ जाएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हमने पढ़ा था कि एम्प्टी ट्री सेट में नल रख सकते हैं, नॉन एम्प्टी ट्री सेट में नल नहीं रख सकते। लेकिन अभी हो क्या रहा है? अभी हो रहा है कि एम्प्टी ट्री सेट में भी आप नल रखने की कोशिश कर रहे हो तो भी एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है। देखिए, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये बात कई लोगों का डाउट है, और कई जगह पर वो जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्हें यही पता चलता है कि एम्प्टी ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन फिर ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है?
तो देखिए मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जावा के वर्जन 6 तक एम्प्टी ट्री सेट में नल रखना अलाउड था, लेकिन उसके बाद के वर्जन्स में एम्प्टी ट्री सेट में भी नल रखना अलाउड नहीं माना गया और उसे भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहा गया, क्योंकि जावा के वर्जन नंबर 6 तक ये नल वैल्यू रखने पर, एम्प्टी ट्री सेट में नल वैल्यू रखने पर इंसर्शन हो जाता था। इसको एक बग की तरह ट्रीट किया गया। क्यों? क्योंकि जावा के वर्जन नंबर 6 में क्या होता था, जैसे आपने नल वैल्यू रख दी, ठीक है, अब ये नल वैल्यू स्टोर हो गई, जावा के वर्जन नंबर 6 में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद अगर आपने कोई वैल्यू रखने की कोशिश करी तो एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों एक्सेप्शन आ जाएगी? क्योंकि डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है ना। जब हमने कंस्ट्रक्टर पहला वाला यूज़ किया है तो इसमें डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर यूज़ होता है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स का कंपैरिजन ज़रूरी है, और जब इन दोनों एलिमेंट्स का कंपैरिजन होगा, क्योंकि हम इंसर्ट क्या करने जा रहे हैं, एक स्ट्रिंग ए, तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? जो ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन होगा। ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू क्या है? नल। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मैं नल के साथ कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि नल के साथ तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो सवाल ये उठता है कि फिर ट्री सेट में नल वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं है। यस, कोई मतलब नहीं। तो ये एक तरह का बग था वर्जन नंबर 6 तक, या कहें कि ये एक तरह की चूक थी जो कि उन्होंने आगे के वर्जन्स में सुधार ली। उन्होंने कहा नल वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली बार में भी नल वैल्यू रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि नल रखेंगे तो उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक्सेप्शन आएगी, तो बेटर है इसमें नल रखना अलाउड ही ना हो। तो पहली बार भी अगर आप नल रखने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेप्शन देगा। तो नल के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि पहली बार भी अगर आप नल रखोगे तो अब वो एक्सेप्शन है। जावा के वर्जन नंबर 6 तक वो एक्सेप्शन नहीं थी। गॉट इट? तो ये तो हो गई नल के बारे में बात। अब दूसरी बात करते हैं, क्या मैं इसमें हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ? जैसे मैंने t.add और फिर मैं इसमें दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, मैं 10 लिख रहा हूँ तो वो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा। अभी क्या होता है मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ रन। देखिए एक एक्सेप्शन आ रही है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मैंने अभी आपको कहा था जब आप होमोजीनियस एलिमेंट्स रखते हो तो ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स रखने की कोशिश करते हो तो एक्सेप्शन आती है, और वही एक्सेप्शन यहाँ पर आ रही है। तो आप ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में एक ही तरह के एलिमेंट्स, एक ही टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन रख सकते हैं। अब यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com, URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस साइट पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। यूट्यूब पे मेरे 1 से अधिक चैनल्स हैं और उनमें बहुत सारे वीडियोस हैं। हो सकता है आपने सारे चैनल्स ना देखे हो, तो कई सारे वीडियोस अभी आपने देखे ही नहीं। इस साइट पे आएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कोर्स वाइज। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो जिस कोर्स को आप सेलेक्ट करते हैं उसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होते हैं, एक सीक्वेंस में आप देखते जाइए, वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उनमें प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स अलग हैं और उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जिससे आपको पता चलता है प्रोग्रामिंग करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल इसमें है, जो कि वीडियो कंटेंट भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो ये बहुत एक्टिव साइट है, और भी दूसरा कंटेंट इसमें डेली अपलोड होता रहता है, तो बहुत ही फ्रूटफुल है। सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हो सकता है कि आपको ये बहुत काम का लगे और आप समझ सकते हैं कि अगर ये अच्छा है तो बहुत लोगों के काम आ सकता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत लोगों के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके, या फिर अपने दोस्तों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।